नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज ये बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। दोस्तों, कल की डेट में ही 20 जनवरी को क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स हमको निकलते हुए नजर आए और हम यहाँ पे कंपेयर के देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कि हमको रिजल्ट कैसा दिखता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, उसके बाद जो बाकी डिटेल्स है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरेस्ट इनकम है, जो मतलब मेन जो इनको इनकम आता है इंटरेस्ट कमाने के बाद, वो पिछले साल में 5,900 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 7,878 करोड़ का हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमको काफी अच्छा खासा दिख रहा है, 33% का है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें, इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। 7,300 करोड़ से 7,800 करोड़ का है, ठीक ठाक ही मानेंगे। वहीं पर अगर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस देखें, जहां पिछले साल 2,627 करोड़ का था, इस साल 3,593 करोड़ का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम 33% बढ़ा है, उस तरीके से एक्सपेंसेस भी 37% बढ़ गए। तो ये मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि अगर इंटरेस्ट इनकम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस थोड़ा घटना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए इनका जो एक्सपेंस है वो बढ़ा हुआ नजर आता है, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। वहीं पे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, यानी कि इंटरेस्ट इनकम में से अगर हम इंटरेस्ट एक्सपेंस जो खर्च का माइनस कर दे, तो पिछले क्वार्टर में पिछले साल में 3,285 करोड़ का था और इस बार 4,287 करोड़ का हो गया है, जो कि 30% राइज किया है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ मान सकता हूँ मैं। बाकी अदर फी एंड अदर इनकम माने तो 1,000 करोड़ से 1,400 करोड़ पे हुआ है, ये भी ठीक ठाक है। फी इनकम क्या होता है दोस्तों? अगर मान लीजिए कोई लोन प्रोसेसिंग करते हैं या कुछ भी काम उन्हें करना है, तो उसमें जो भी फीस आते हैं, क्रेडिट कार्ड दिया, अकाउंट खोला, उसमें जो भी फीस निकल के आता है उसे हम कहते हैं फी एंड अदर इनकम में इंक्लूड होता है। ट्रेडिंग गेन को हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटा अमाउंट है और हर बार फिक्स नहीं रहता। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर 36 करोड़ का था, इस बार 48 करोड़ का है, तो ये कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता नहीं है। ऑपरेटिंग इनकम अगर हम देखें तो पिछले साल 4,430 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 5,803 करोड़ का हो गया, जो कि 31% का हमें ग्रोथ दिखा रहा है। अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें, यानी कामकाज में कितना खर्चा हुआ, तो जो पिछले साल 3,177 करोड़ का था, इस साल वो 4,241 करोड़ का हो गया। तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से इनकम बढ़ रहा है उसी तरीके से एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, जबकि होना चाहिए उसका उल्टा, इनकम ज्यादा बढ़ना चाहिए और एक्सपेंस कम बढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जहां पिछले साल 1,000 करोड़ का था, 1,200 करोड़ का, अभी 1,500 करोड़ का हुआ है, 24% का राइज है, जो कि ठीक ठाक ही मान सकता हूँ। प्रोविजन अगर देखें तो प्रोविजन पिछले साल के क्वार्टर में 450 करोड़ का था, लेकिन इस बार 650 करोड़ का हो गया, जिसमें की 45% इंक्रीज है। तो इसके बारे में इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखा तो वहां पे कुछ खास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ नहीं था, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉल में जरूर इन्होंने बताया कि इन्होंने कुछ जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है उनको मेजरमेंट करने का तरीका चेंज किया है। और साथ ही साथ पिछले साल में क्या था कि इन्होंने जो जो प्रोविजंस लेके रखे थे वो धीरे धीरे वापस इनके बैंक में आने लगे। मतलब मान लीजिए आपको लगा कि मेरा ये 100 रुपये डूब गया, नहीं आएगा, तो उसको आपने राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन क्योंकि वो पैसा वापस बैक आने लग गया तो इनको प्रोविजन कम करना पड़ा था। लेकिन इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए प्रोविजन बढ़ के आ गए। तो ये एक हल्का सा नेगेटिव न्यूज तो हमको निकल के आता है। तो अगर हम इस सबको काट के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें सीधा सीधा, तो पिछले क्वार्टर में 605 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 716 करोड़ का आ गया। तो ईयर ऑन ईयर तो 18% इंक्रीज दिख रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में 751 करोड़ का था और वो घट के हमको 716 करोड़ का दिख रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्लियर यहाँ पे डिक्लाइन दिख रहा है, जो कि स्टॉक के लिए काफी अच्छा खासा नेगेटिव न्यूज हो सकता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि इंप्रूविंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, यानी पूरा का जो पूरा एसेट है उनमें वो लोग कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। अब देख सकते हैं जो कि पहले मर्जर के पहले 0.32% पे था, वो बढ़ते बढ़ते अभी 2% के ऊपर पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा खासा स्टेबल हमको ग्रोथ दिखा रहा है। बड़े बड़े बैंकों का भी 2-3% के आसपास ही रहता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के फैक्टर में देखें तो कंपनी ठीक ठाक ही कर रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपनी ने रिजल्ट को थोड़ा खराब किया है, जो हल्का फुल्का डिसअपॉइंटिंग है। और इस बात को कॉन्फ्रेंस कॉल में बी वैद्यनाथन ने एग्री भी किया कि हाँ, रिजल्ट थोड़े अच्छे हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट जो कंसर्न हमको नजर आता है, मैं अगर देखता हूँ तो क्वार्टर में हमको थोड़ा बहुत रिस्क तो लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी हमको काफी कंफर्टेबल लग रहा है। आप देख सकते हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो 95% था पहले, जो कि बहुत ही हाई था। अब वो घटते घटते आपका 72% पे आ गया है। लेकिन पिछले 3-4 क्वार्टर से देखे तो वो स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, 77, 72, 72.8%। तो ये बहुत बेटर कब मानते हैं, जब वो 50 के नीचे पहुंच जाए या मान लीजिए 60 के आसपास पहुंच जाए, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी है या बैंक जो भी है वो काफी एफिशिएंटली काम कर पा रही है। यानी मान लीजिए बात ये है कि अगर आपको 100 रुपये कमाना है तो आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपये कमाने के लिए आपको 95 रुपीज खर्चा करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा कॉस्ट इनकम रेशियो नहीं है। बेटर कौन सा होता है? मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये कमाने के लिए सिर्फ 50 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो वो ज्यादा बेटर रेशियो होता है, जिसको हम कॉस्ट इनकम रेशियो कहते हैं। तो ये अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें उसके मर्जर से, तो कंटिन्यूसली हमको डिक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक ने अपने ब्रांचेज और एटीएम्स के बारे में बताया, तो जो 2018 में 206 ब्रांचेस थे, अब वो बढ़ के लगभग 900 ब्रांचेस के पहुंच गया, जो कि काफी अच्छा खासा ग्रोथ है। तो बैंक ग्रोथ ठीक ठाक ही कर रही है। एटीएम्स में अगर देखें तो 10 गुना का ग्रोथ है, जहां पहले ओनली 112 एटीएम्स थे, अब लगभग 1100 के आसपास पहुंच चुके। तो यहाँ भी 10 गुना का ग्रोथ हमें दिख रहा है। नेक्स्ट एक और ट्रेंड जो हम देखे, जो कि
बहुत पॉजिटिव नजर आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग का बुक। आप देख सकते हैं 2018 में 26,000 करोड़ का था, जो कि पूरे लोन बुक का 36% पे था, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की था। लेकिन अब उसको डिक्रीज करते करते कंपनी उसको लगभग 3,000 करोड़ पे लेके आ चुकी है, जो कि पूरे लोन बुक का ओनली 1.6% है। तो अभी भी थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन कंपनी काफी अच्छे तरीके से इसको डिक्रीज करते जा रही है। नेक्स्ट अगर हम डिपॉजिट में देखें तो डिपॉजिट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे बैंक बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, लेकिन एडवांसेस को उतने अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है। बैंक के पास पैसा तो अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन बैंक जो लोन बांट रही है वो बहुत ज्यादा हमको ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बाकी बैंकों के देखेंगे तो हर में आपको लगभग 20-30% का ग्रोथ नजर आता है लोन से एडवांसेस में, लेकिन इस बैंक ने हमको उस जगह पे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। आप देख सकते हैं जो कैश डिपॉजिट है वो 2018 में 27% था रिटेल का और 73% था होलसेल का, लेकिन अब वो पूरा रिवर्स हो चुका है। लगभग 21% हो गया होलसेल बैंकिंग का और 79% आपको रिटेल से डिपॉजिट आ रहा है, जैसे कि आप और मैं जैसे लोग हैं वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो बैंक जो है लायबिलिटी साइड पे काफी रिटेल फोकस्ड हो गई है, लेकिन जो एसेट साइड है मतलब कि जो लोन्स एंड एडवांसेस है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हमको नजर नहीं आ रहा। बेसिकली बैंक ज्यादातर फोकस कर रही है होम लोन की तरफ, गोल्ड लोन की तरफ, जो कि बहुत ही रिस्क फ्री होते हैं। अब ऑफकोर्स जब बाकी सारे के सारे बैंक जब इतना अच्छा खासा हमको लोन बुक में ग्रोथ दिखाएंगे, लेकिन अपना जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नहीं दिखाएगा, डिसअपॉइंटमेंट तो होता ही है, लेकिन हमें इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। कासा रेशियो में अगर देखें तो 46.8% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 45 के ऊपर हो, 40% के ऊपर हो तो हम काफी कंफर्टेबल मानते हैं। नेक्स्ट ये हम दिसंबर 2023 में यानी जो करंट क्वार्टर था उसका हमको स्नैपशॉट यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बैंक से क्वार्टर का हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है तो लॉन्ग टर्म में बैंक बहुत ही अच्छा करने वाली है, उसका इंडिकेशन हमें इस चार्ट से मिलेगा। आप देख सकते हैं लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 24% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है। जैसा कि वी ने कहा था कि हर साल वो लोग लगभग 25% के आसपास ग्रोथ करेंगे, तो 24% आ रहा है। वो यहाँ पे जो उन्होंने बोला वो करके दिखा रहे हैं। कस्टमर डिपॉजिट देखेंगे तो 42% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो कि बहुत ही अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन अगर देखें तो 79% जो है वो रिटेल डिपॉजिट है, मतलब कि जो आपको जो पैसा बैंक को मिल रहा है वो 79% रिटेल से मिल रहा है। तो रिटेल डिपॉजिट का फायदा क्या होता है, कोई एक ही बार में सारा पैसा लेके नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए अगर कोई बैंक 100 करोड़ का अगर डिपॉजिट उनके पास है और मान लीजिए उसमें से 90 करोड़ सिर्फ अकेला मैं ही कर देता हूँ, तो बैंक डिपेंडेंट है मेरे ऊपर। अगर मैं उसमें से कुछ ही पैसा निकालता हूँ तो बैंक को बहुत सारा लिक्विडिटी का दिक्कत हो सकता है। तो 79% रिटेल डिपॉजिट होना बैंक के लिए काफी अच्छा है। कासा रेशियो देखिए तो 46.8% में है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। एसेट क्वालिटी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो पहले कोविड के टाइम पे लगभग वो 3-4% के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अभी हम लोग का जो ग्रॉस नेट एनपीए है वो 2.4% है और नेट एनपीए 0.68% है। 1 के नीचे आ चुका है, यानी कि बहुत ही बढ़िया हो चुका है। अगर वहीं पे हम सिर्फ रिटेल का देखें, क्योंकि ये जो आपको ओवरऑल एसेट क्वालिटी दिख रहा है तो इसमें जो फाइनेंस जो किया हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको मिलाकर भी है, तो पहले वाले लोन सबको थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं। लेकिन अगर जो नया लोन जो दे रहे हैं जो कि रिटेल्स को मिल रहा है उसमें देख सकते हैं ग्रॉस नेट एनपीए 1.45% है, बहुत ही कम गया है, और नेट एनपीए भी 0.51% है। तो आगे जाके फ्यूचर में हमको दिखता है कि जो ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट्स है वो 2% के नीचे ही आने वाला है धीरे धीरे करते करते। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का लोन खत्म होते जाएगा हमारा एनपीए भी कम होते जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो भी 34% ग्रोथ किया ईयर ऑन ईयर, बहुत बढ़िया है। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो भी 34% ग्रोथ किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 36.6% ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर। ये 9 मंथ का कंपेरिजन कर रहे हैं लोग। रिटर्न ऑन एसेट देखें तो 1.16% पे है, जो कि थोड़ा कम है फिलहाल, लेकिन 2% तक अगर पहुंच जाए तो बैंक को वैल्यूएशन काफी हाई मिल सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 10.67% है, पहले बहुत ही कम हुआ करता था, लगभग 5 to 6% था, लेकिन ये अगर आपका मान लीजिए 18% के आसपास पहुंच गया या 15% के आसपास पहुंच गया तो बैंक बहुत आगे ग्रो कर सकता है। वहीं पे कैपिटल एडिक्वेसी देखो तो 16.73% है, ये भी काफी स्टेबल है। तो ये हमने देखा Q3 का जो रिजल्ट था वो हमें कैसा नजर आ रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशंस आखिर क्या था, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर जो एक्सपेक्टेशन है उसको अगर बीट कर देती है तो प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट करता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाती तो प्राइस बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल भी दिखाता है हमें। तो आप देख सकते हैं ये एमके ग्लोबल है, इन लोगों ने एक्सपेक्टेशन निकाला था, अपना एस्टिमेट निकाला था, जो प्रॉफिट है वो लगभग 36% ग्रो करना चाहिए ईयर ऑन ईयर, और वो ग्रो करके 825 करोड़ का होना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट 825 करोड़ का ना होके 715 करोड़ का हो गया, जो कि एक्सपेक्टेशंस के बहुत नीचे है, लगभग 50% डाउन हो गया। 36% की जगह हमको सिर्फ 16% का ही ग्रोथ दिख रहा है, 16 to 18% का दिख रहा है। वहीं अगर हम मोतीलाल ओसवाल का देखें तो उन्होंने भी लगभग 750 करोड़ का एस्टिमेट दिया था, लेकिन उससे भी अंडर परफॉर्म किया है, और एस्टिमेट को तो गोली मारी है। जो पिछले क्वार्टर था उससे भी रिजल्ट हमें खराब आता है। तब देखिए मैं अगर देखूं तो इस लॉन्ग टर्म में बैंक का जो स्टोरी था अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। तो जहां तक मुझे लगता है कि स्टॉक में हमको डाउनफॉल नजर आना चाहिए, और अगर आप 87-89 पे लेकर रुके हुए तो 83 का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे चार्ट में भी दिखाता हूँ, यहाँ मैंने चार्ट ओपन कर दिया है, तो चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो पहले का जो रेजिस्टेंस था वो 81 के आसपास था, और उसको ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक काफी ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आप देख सकते हैं हमको एक हल्का सा डाउन ट्रेंड नजर आता है, या आप इसको डाउन ट्रेंड भी मान सकते हैं, इसको रिट्रेसमेंट भी मान सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसको रिट्रेसमेंट मानता हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक जब नीचे आया तो उसने 81-82 के आसपास ही सपोर्ट लिया,
और वहां से फिर ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपने 87 88 पे लेकर रखा है तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में बने नहीं रहना है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए घुसे हुए हैं, तो इस जगह पे आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर 81 या 80 के नीचे अगर आता है तो स्टॉक फिर नीचे आते आते मुझे जहां तक लगता है 67 या 70 तक भी आ सकते। तो अगर आप वहां तक नहीं झेल सकते तो बेटर वही हो कि आप निकल लीजिए, वापस जब 67 के आसपास मिले तब आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज फिक्स नहीं होता, इसलिए आपको दिखाता हूँ, एग्जांपल की बता रहा हूँ। बैंक ने भले क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट खराब किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्वार्टर में, प्रीवियस डे में, सैटरडे को बैंक आपको 2% ग्रोथ करते हुए नजर आया। हालांकि वॉल्यूम कम था, लेकिन आपको 2% का ग्रोथ नजर आया। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ट्यूजडे को अगर हल्का सा ग्रोथ दिखता है तो आपको जंप करके खरीद नहीं लेना है। फिलहाल इसमें कॉशियस रहना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 40 रुपीज के लेवल से होल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर नीचे आता है फिर भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, कि मैं जिसको होल्ड कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो फिलहाल यहाँ पे बाइंग का मौका मुझे अच्छा खासा नजर नहीं आता है। और अगर आप 87 पे होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो 80 के आसपास लगा सकते हैं, उसके नीचे आता है आपको क्लोज कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है, आपको अपना डिसीजन खुद ही बनाना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और क्योंकि मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ, तो मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो ऑफकोर्स बायस्ड ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने बात की आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। आप मुझे बताइए कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा, क्या आप डिसअपॉइंट हुए या आप फ्यूचर को लेकर अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।